मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 16 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इसकी मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। वह बार बार मुझसे कहती, सैम मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी भी नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम सैम है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से ही मालकिन के घर काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो सैम, अपनी बेटी विधि को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैंने सर हिला दिया कि मालकिन मुझे मालूम है, लेकिन मुझे क्या मालूम, क्योंकि वह तो अपने कमरे में सोती थी। उम्र में 16 साल की थी, लेकिन जरा बेवकूफ सी और पागल सी लड़की थी। क्योंकि वह मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक खिलौनों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो मालकिन ने मुझे कहा, मैं तो हैरानी में पड़ गया। वह कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी। कहने लगी कि रात को तुम विधि के पास ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा तो दिमाग ही यह सुनकर चकरा गया। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे उस बच्ची के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोचकर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी कि सैम, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम विधि के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोना। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। मन ही मन मैं यह इरादा कर चुका था कि मैं विधि के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर थी। मालकिन की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक ही बेटी थी। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे वह मालकिन से। लव मैरिज थी उन दोनों की। एक साथ बहुत खुश थे। विधि के पैदा होने के चंद साल बाद मालिक की कार हादसे में मौत हो गई। मालकिन सदमे में ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 11 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उसका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता था। पहले मालकिन के माँ बाप ने खूब चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मुझे अपने पति से मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के नाम पर गुजार दूंगी। फिर पूरा घर उन्होंने संभाल लिया। 14 साल का वक्त गुजर गया। मैं मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब पूरा पूरा चुकाया था। एक एक पाई पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो विधि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन तो मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवा ली। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज रखता था। इसलिए अब सोच रहा था कि मालकिन गई तो कुछ दिन मालकिन वाले ठाठ भी देख लूं। मैंने सुकून का सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिए
टीवी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं, तभी कमरे का दरवाजा खुला और विधि हाल में आ गई। जब उसने मुझे बैठे हुए देखा तो माथे पर बल डालकर बोली कि सैम के बच्चे, तुम्हारी शिकायत माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पांव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फोन से टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रखा। विधि माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में लिया और कहने लगी कि माँ घर पर नहीं तो इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करो। मैंने सीने पर हाथ रखा और सिर झुकाया। जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसे आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती और मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार की कई बार चक्कर लगवाती रहती, कहती कि तुम मेरे लिए सामान लाओ, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उससे कुछ ना कहती क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जो तुझे छोटी मालकिन कहती है वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसने लगा। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो कप मुझे पीनी थी वह बड़े मजे से विधि पी रही थी। एक ही दिन पूरा इधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं क्वार्टर में जाने लगा तो विधि कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो सैम? माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से विधि की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी कि माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। विधि बेड पर जाकर लेट गई। उसने लाइट ऑफ कर दी। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भला वह 16 साल की थी लेकिन मैं तो 25 साल का था। मैं कोई 16 साल का ना था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को विधि के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी विधि पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने नजरें बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं, ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा विधि नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रही थी। मैं फौरन से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ विधि को अकेले मत भेजना। इसलिए जब विधि तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़कर आया और आते ही जमीन का हिसाब किताब देखने लगा। उस हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि विधि को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी विधि को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसे लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल निकल चुकी थी। 12 बजे विधि की छुट्टी होनी थी और मुझे तो 2 बज चुके थे जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो मालकिन था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क कर कहने लगी, मुझे विधि की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? यह सुना ही था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा कि मैं मार्केट में जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से निकला।
सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई है। उन बातों का तुम खुद ही ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। मालकिन के आ गई सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए खड़े रहते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ विधि ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतने लेट क्यों? विधि गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी कि माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाने बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी ही बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा। मालकिन के बगैर तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह ही नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बोलकर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने के लिए कहा। अपनी निगरानी में मैंने पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं विधि के कमरे में सो गया तो वह तेज आवाज में अपने स्कूल को याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा कि जैसे हॉल में कोई मौजूद हो। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी विधि के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा कि कौन है, तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठकर किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन खाली नजर आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। मैं वहीं से बाहर निकला। बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और वापस हाल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा कि मैं विधि के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, विधि शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ विधि के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई। काफी देर मैं इंतजार करता रहा कि कब वह गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा लूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कोलिन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं विधि के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़े सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को विधि के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जैसे सोया था, सुबह ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त विधि नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो विधि वहां पर नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून नहीं निकले। मेरा रंग फीका पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को इतनी गहरी नींद में सो गया। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को विधि के कमरे के बाहर देखा था। वह भागते हुए किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात बताकर उनके कानों में डाल दी। मैं उसका सब पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो।
मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे कि वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह ही वह विधि के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ साफ उसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची विधि के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। फिर मैं गाड़ी लेकर चला गया उस गाड़ी को ढूंढने। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे तो वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार वह बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उसके घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने विधि को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा नेताओं और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए विधि मेरे गले लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान न हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन विधि को गले लगाकर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही विधि को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई।